आज हम लोग सरफेस केमिस्ट्री के अंतर्गत कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स पढ़ेंगे, यानी एंजाइम कैटलिस्ट के कौन कौन सी विशेषता हैं। इसके पहले हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में ये देखे थे कि एंजाइम्स क्या होते हैं और इसके कार्य करने की मैकेनिज्म या मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम्स कैटलिस्ट क्या होते हैं। आज हम लोग ये देखेंगे कि एंजाइम्स जो होंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी। तो हम लोग याद करो कि ये कहे थे कि एंजाइम्स जो होते हैं ये स्पेसिफिक नेचर के होते हैं और प्रत्येक बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए एक एंजाइम्स की जरूरत होती है। ये नहीं होगा कि एक एंजाइम्स एक से अधिक बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटेलाइज करेंगे। तो ये कह सकते हैं कि ईच enzymes catalyzed only one chemical reaction, only one, ये लिख सकते हो, ये लिख लो बायोकेमिकल रिएक्शन, कि एक एंजाइम सिर्फ एक ही बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटेलाइज करेंगे, ये दूसरे बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटेलाइज नहीं करेंगे। जैसे मान लो एज फॉर एग्जाम्पल ये होता है सुक्रोज। अगर हमको सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करना है, अगर सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करेंगे और ये हाइड्रोलाइज्ड होकर अगर मान लीजिए ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का निर्माण करता है, तो इसके लिए एंजाइम्स क्या है, ये एंजाइम्स हमारा क्या होगा, इन्वर्टेज एंजाइम्स की जरूरत होगी। यही इन्वर्टेज सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में हाइड्रोलाइज कर देता है। अब अगर हम ये चाहें कि माल्टोज का हाइड्रोलिसिस करें और एंजाइम्स के जगह क्या हो जाए, एंजाइम्स के जगह मान लो हम इन्वर्टेज का यूज करें, तो ये एंजाइम्स इन्वर्टेज माल्टोज का हाइड्रोलिसिस नहीं करेगा। ये क्या करेगा, नो रिएक्शन, माल्टोज का हाइड्रोलिसिस नहीं करेगा। और अगर आपको इसका हाइड्रोलिसिस कराना है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये कह सकते हो कि माल्टेज एंजाइम्स रिक्वायर्ड, ये जो होगा माल्टेज एंजाइम्स की आवश्यकता होगी। और यही माल्टेज एंजाइम्स इसको क्या करेगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, इन्वर्टेज माल्टोज को ये हाइड्रोलाइज नहीं करेगा। और भी एग्जाम्पल हम लोग यूज कर सकते हैं। याद करो जब हम लोग ये डाइजेस्टिव सिस्टम में ये पढ़ते हैं कि जब हम लोग भोजन करते हैं तो जीभ के पास एक ग्लैंड होता है जिससे टाइलिन नामक एंजाइम्स सेक्रेट करते हैं। और ये टाइलिन क्या करते हैं, ये टाइलिन स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन टाइलिन की विशेषता ये होगी कि ये स्टार्च को ग्लूकोज में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। लेकिन अगर हम चाहें कि स्टार्च का कन्वर्सन अगर पेप्सिन के द्वारा ग्लूकोज में कराएं तो ये चीज संभव नहीं होगा। तो उस पार्टिकुलर बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए जिसमें स्टार्च का कन्वर्सन ग्लूकोज में होता है, अगर टाइलिन एंजाइम्स की जरूरत होती है तो वो कैटेलाइज सिर्फ टाइलिन से होगा, किसी दूसरे एंजाइम से ये क्या होंगे, वो कैटेलाइज नहीं होंगे, या दूसरा एंजाइम इसके लिए कोई उपयोग नहीं आएगा। तो ये इसका पहला विशेषता होता है कि एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर और प्रत्येक बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए एक एंजाइम्स की जरूरत होगी। एक एंजाइम्स एक से अधिक बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटेलाइज नहीं करेगा। दूसरा इसकी विशेषता ये होती है कि एंजाइम्स आर वेरी इफिशिएंट कैटेलिस्ट। एंजाइम्स जो होंगे ये क्या होते हैं, बहुत इफिशिएंट कैटेलिस्ट होते हैं। ये हम लोग पहले भी पढ़े थे कि एंजाइम्स भी एक तरह के कैटेलिस्ट होते हैं, लेकिन ये केमिकल रिएक्शन नहीं बल्कि बायोकेमिकल रिएक्शन में कैटेलिस्ट का काम करते हैं। तो ये जो एंजाइम्स होते हैं
कि ये कह सकते हो कि इट इंक्रीजेस 10 to the power 20 टाइम्स। ये जो होंगे ये क्या होंगे, 10 to the power 20 टाइम्स इंक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन। ये यहां तक रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेंगे, इंक्रीज कर सकते हैं। हम लोग इसके सपोर्ट में एक स्टेटमेंट ये दिए थे कि अगर मान लो मनुष्य के द्वारा एक बार अगर भोजन किया जाता है तो इस भोजन को कंप्लीट डाइजेस्ट करने के लिए 50 साल का समय लगेगा। अगर उस पर किसी भी तरह के कोई एंजाइम्स कार्य नहीं करें और उसी भोजन को मात्र कुछ ही घंटे में एंजाइम्स क्या करते हैं, उसका कंप्लीट डाइजेशन कर देते हैं, उस बड़े मॉलिक्यूल को या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपलर मॉलिक्यूल में तोड़ देते हैं। अब आप इससे अनुमान लगा लो कि जो कार्य या जो रिएक्शन पूरा होने में 50 वर्ष का समय लगता है, उस रिएक्शन को मात्र एंजाइम्स की उपस्थिति में कुछ घंटे में ही कर लेते हैं। इसका और भी जैसे मान लो एग्जाम्पल लेते हैं, एक टर्म होता है, ये जानते हो, प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स हमारे काफी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं और इसका आप इसी से अनुमान लगा सकते हो कि ये कितने कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं कि इनका मॉलिक्यूलर वेट लगभग 15,000 से लेकर 15,000 तो काफी कम का होगा, एक आध का ही होगा, से लेकर 10 लाख यू या 10 लाख डाल्टन इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है। अब आप अनुमान लगा लीजिए कि एक प्रोटीन में कितने हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की संख्या होगी, ये कितने बड़े मॉलिक्यूल होते हैं। इस प्रोटीन का निर्माण या इसका स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं क्या, एमिनो एसिड्स। अब देखो, एमिनो एसिड्स अगर आपस में मिलेंगे पेप्टाइड बनेगा, पेप्टाइड आपस में मिलेंगे पॉलीपेप्टाइड बनेगा, पॉलीपेप्टाइड आपस में मिलेंगे पेप्टोन बनेगा, पेप्टोन आपस में मिलेंगे और प्रोटीन्स का निर्माण होगा। तो इस प्रोटीन्स का सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, देखिए स्मॉलेस्ट यूनिट होता है क्या हमारा, एमिनो एसिड्स। अब मान लो बहुत सारे एमिनो एसिड्स जो होते हैं ये जुड़ते हैं क्या, एमाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं और ये एमाइड बॉन्ड से जुड़कर प्रोटीन का निर्माण करेंगे। तो अगर मान लो प्रोटीन को एमिनो एसिड में चेंज करना पड़ेगा तो इस एमाइड बॉन्ड जो होते हैं इनका क्या करोगे, इनके हाइड्रोलिसिस की जरूरत होगी। तब जब इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो एक एमीन ग्रुप बनेगा और एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बनेगा। अब जब प्रोटीन में जितने एमाइड बॉन्ड हैं इन सब बॉन्ड को तोड़ दोगे तो प्रोटीन जो होंगे ये क्या होंगे, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एमिनो एसिड्स में टूट जाएंगे। अब देखिए एमाइड बॉन्ड ये होते हैं, ये होता है NH डबल बॉन्ड O, ये हमारा क्या होता है, एमिनो, ये होता है आपका क्या, एमाइड बॉन्ड। अब देखिए एमाइड बॉन्ड को अगर हाइड्रोलाइज करोगे तो ये देखो यहाँ से टूटेगा, ये H यहाँ जुड़ेगा, OH यहाँ जुड़ेगा, तो ये पार्ट एमीन ग्रुप हो गया, ये पार्ट हो गए क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। और रिएक्शन विथ वाटर को कहते हैं क्या, हाइड्रोलिसिस। अब अगर मान लो इसका आपको हाइड्रोलिसिस करना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, लैब में हीटिंग सेवरल आवर्स, ये होंगे क्या, सेवरल आवर्स विथ अल्कली। ये अल्कली हाइड्रोलिसिस होते हैं। तो अल्कली के उपस्थिति में इसको क्या करेंगे, घंटों गर्म करोगे तब ये क्या करेंगे, हाइड्रोलाइज करेंगे। लेकिन कैटलिस्ट के उपस्थिति में एमाइड बॉन्ड जो होते हैं ये इजीली हाइड्रोलाइज्ड होकर क्या करेंगे, एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये कह सकते हो कि इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स, in presence of enzymes, amide bond easily hydrolyzed
easily hydrolyzed into amino acids, ये जो होंगे ये आसानी से एमिनो एसिड में क्या होंगे, ये क्या करेंगे, हाइड्रोलाइज कर जाएंगे। तो इस तरह से ये एंजाइम्स जो होते हैं ये काफ़ी इफ़िशियंट, वेरी इफ़िशियंट कैटलिस्ट होते हैं। ये बायोकेमिकल रिएक्शन को क्या करेंगे, ये आसानी से संपन्न करा देंगे। और इसकी स्थिति ये है कि ये कुछ बायोकेमिकल रिएक्शन को 10⁻20 टाइम्स क्या करते हैं, ये इंक्रीज कर देते हैं इसके रेट को। तो पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब इसके और भी कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं कि एंजाइम्स जो होंगे ये इसकी मात्रा, या ये कहो कि ये काफ़ी कम मात्रा में इसकी आवश्यकता होगी, या ये कहो कि काफ़ी कम मात्रा में एंजाइम्स बहुत अधिक बायोकेमिकल रिएक्शन को क्या करेगा, ये कैटेलाइज करेगा। तो तीसरा इसका ये कह सकते हैं इस कैरेक्टरिस्टिक कि only a small amount of enzymes can be highly efficient, ये जो होगा कुछ मात्रा में या स्मॉल अमाउंट में एंजाइम्स जो होते हैं ये क्या होंगे, ये अधिक रिएक्टिव होते हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, ये इससे आपको ये इंडिकेट हो जाएगा कि कितना कम मात्रा में एंजाइम्स की आवश्यकता होती है। एक ये होता है H2CO3 कार्बोनिक एसिड। ये कार्बोनिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में क्या होगा, ये टूटता है और यही कार्बोनिक एसिड से सेपरेट किया हुआ कार्बन डाइऑक्साइड ये शरीर के बाहर निकल जाता है। तो कार्बोनिक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड और H2O का फॉर्मेशन ये होता है, कैटेलाइज होता है किसके द्वारा, ये होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज के द्वारा होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज के द्वारा होता है। तो आप ये अनुमान लगा लो कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम्स, सिर्फ एंजाइम्स का क्या होगा, एक मॉलिक्यूल ये होगा 3.6 मिलियन H2CO3 इंटू CO2 प्लस H2O, ये होगा एक मॉलिक्यूल एंजाइम्स, ये कन्वर्ट करेगा, इसको यहां लिख देते हैं, कन्वर्ट 3.6 मिलियन H2CO3 इंटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O। अब आप अनुमान लगा लो कि कैटलिस्ट या एंजाइम्स की कितनी कम मात्रा इस रिएक्शन को क्या करेगा, कैटेलाइज करेगा। और जब इसको हम ड्रॉबैक कर, ये जो होगा इस रिएक्शन को बैक करते हैं, तो इसके लिए एंजाइम्स होगा क्या, कार्बोनिक हाइड्रेज, कार्बोनिक हाइड्रेज। और कार्बोनिक हाइड्रेज के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और जल ये मिलकर पुनः कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे। और यही एंजाइम्स, एक चीज ये भी याद रखना कि ये एंजाइम्स होते हैं क्या, रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेन CO2 लेवल, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन बॉडी फ्लूइड
ये होगा बॉडी फ्लूइड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को यही क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल को ये कन्वर्ट कर देंगे किसमें, H2CO3 में कन्वर्ट कर देंगे, कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट कर देंगे। और इस तरह से शरीर के फ्लूइड, शरीर के अंदर जो लिक्विड होते हैं इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होगी, ये क्या होगी, ये मेंटेन होगी। ये होता है हमारा तीसरा कैरेक्टरिस्टिक। चौथा इसका कैरेक्टरिस्टिक लेते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच। ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच। देखो हम ये जानते हैं कि बायोकेमिकल रिएक्शन में अधिकांश जो रिएक्टेंट या ये कहो सबस्ट्रेट होते हैं, ये अधिकांश सबस्ट्रेट हमारा क्या होंगे, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। देखिए प्रोटीन्स हो, फैट हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, विटामिन्स हो, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। और ऑर्गेनिक रिएक्शन में टेम्परेचर या ये कहो कि ऑर्गेनिक रिएक्शन में कंडीशंस जो होते हैं ये काफ़ी क्या होते हैं, ये इफिशिएंट होते हैं। अगर कंडीशन बदल दोगे प्रोडक्ट क्या होंगे, ये बदल जाएंगे। तो बायोकेमिकल रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए या बायोकेमिकल रिएक्शन का रेट ये टेम्परेचर पर भी निर्भर करेगा और पीएच पर भी निर्भर करेगा। जैसे मान लो एक सिंपल सा हम लोग एक एग्जाम्पल देते हैं कि हम लोग ये गर्मी के दिनों में ये कहते हैं कि आज गर्मी अधिक है इसलिए हम लोग खाना कम खाएं। ऐसा नहीं होता है कि गर्मी के दिनों में एंजाइम्स का सेक्रेशन क्या होता है, एंजाइम्स के सेक्रेशन कम हो जाते हैं या एंजाइम्स का सेक्रेशन जो होगा ये अधिक हो जाता है। तो गर्मी के दिनों में क्या होगा, खाना हम वही खाते हैं लेकिन इसके डाइजेशन क्या होते हैं, ये मुश्किल हो जाते हैं। कारण ये होगा कि गर्मी के दिनों में टेम्परेचर अधिक होने के कारण ये एंजाइम्स जो होते हैं इसकी एक्टिविटी या क्रियाशीलता क्या होगी, ये कंप्लीट नहीं होगी, ये पूर्ण इफिशियंसी के साथ ये वर्क नहीं कर पाते। तो इसकी इफिशियंसी घट जाने के कारण मनुष्य को या जीव को क्या होगा, ये परेशानी होती है। कंडीशंस यहाँ भी जो होंगे ये मायने रखते हैं। हम लोग डाइजेशन में भी याद करो कि जब भोजन स्टोमक या आमाशय में आता है तो वहाँ से कॉन्क हाइड्रोक्लोरिक एसिड सेक्रीट करता है। और ये कॉन्क हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये ऐसे नहीं है, इनके सेक्रीशन का कारण ये होता है कि जैसे ही कॉन्क हाइड्रोक्लोरिक एसिड सेक्रीट करेगा मीडियम हमारा क्या होगा, एसिडिक होगा, पीएच के मान क्या होंगे, कम होंगे। और जब पीएच का मान कम होगा तभी कुछ एंजाइम्स क्या होते हैं उस पार्टिकुलर पीएच पर क्या करते हैं, ये पार्टिकुलर पीएच पर क्या होगा, ये एक्ट करते हैं और भोजन का पाचन करते हैं। हम लोग सिर्फ अगर मान लीजिए किसी भी कारण से हम ये कहते हैं कि एसिड या ये कहो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सेक्रीशन अधिक होता है, तो अगर सेक्रीशन अधिक हो जाएगा तो पीएच का मान क्या होगा, और कम हो जाएगा। और पीएच का मान और कम हो जाएगा। मान लीजिए अगर 1 ड्रॉप हाइड्रोक्लोरिक एसिड सेक्रीट करता है तो मान लीजिए पीएच का मान जो होगा ये आता है 4.5। तो 4.5 पर जो एंजाइम्स वर्क करते हैं वो अपना काम कर लेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए किसी भी कारण से हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा इतनी अधिक सेक्रीट कर जाती है कि पीएच का मान घटकर क्या हो जाता है, 2। तो अब मान लो अगर पीएच का मान 2 हो जाता है तो जो एंजाइम्स 4.5 पीएच पर वर्क करते हैं वो 2 पीएच पर वर्क नहीं करेंगे और इस तरह से भोजन का सेक्रीशन या भोजन का डाइजेशन पूर्ण नहीं हो पाएगा और एसिड की मात्रा बढ़ने के कारण हम लोग इस बीमारी को नाम दे देते हैं क्या, हाइपर एसिडिटी कहते हैं। और यहाँ पर भोजन का डाइजेशन सही से नहीं होता। तो इसलिए जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं इनको की इफिशियंसी टेम्परेचर और पीएच के साथ क्या होगी, ये इफेक्टिव होगी। तो अगर मान लो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है क्या, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर लेते हैं हम 37 डिग्री सी नियरली या फिर 310 केल्विन और पीएच का मान लेते हैं 7.4। तो इस टेम्परेचर और इस पीएच पर ये क्या होता है, एंजाइम्स आर मोर रिएक्टिव
ये जो होंगे ये क्या होंगे, ये मोर रिएक्टिव होंगे, क्योंकि ये टेम्परेचर ह्यूमन का बॉडी टेम्परेचर होता है, ये ब्लड सीरम का क्या होता है, पीएच होता है। लेकिन इस पार्टिकुलर टेम्परेचर और पीएच को तो मेंटेन करना संभव है नहीं, तो एक टेम्परेचर और पीएच का रेंज होता है जिसको नाम देते हैं क्या, ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। और ये ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है कितना, 298 केल्विन टू 310 केल्विन, यानी 27 डिग्री सी। ये हो जाएगा नहीं 27 नहीं 25 27, ये 273 और 25 2 ये हो जाएगा कितना 310, ये होगा 37 डिग्री सी। ये होता है रेंज। और पीएच का रेंज जो होता है ऑप्टिमम पीएच, ये पीएच होगा 5.7 से लेकर ये हो जाएगा 7.4, यानी इस टेम्परेचर और इस पीएच पर ये क्या होंगे, ये कैटलिस्ट की एक्टिविटी या एंजाइम्स की एक्टिविटी क्या होगी, ये अधिकतम होगी। इसीलिए इसको हम ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम पीएच कहते हैं। अगर मान लो इससे अधिक टेम्परेचर या पीएच हो जाता है या इस रेंज से अधिक या कम हो जाता है तो एंजाइम्स की एक्टिविटी प्रभावित होगी। ये नहीं कह रहे हैं कि एंजाइम्स वर्क ही नहीं करेगा, इसकी एक्टिविटी क्या होगी, ये प्रभावित होगी और रिजल्ट हमारा क्या होगा, ये एक्यूरेट नहीं होगा। अगला इसका ये कहते हैं कि एंजाइम्स एक्टिवेटर, एंजाइम्स एक्टिवेटर इसको नाम देते हो, ये कहलाता है क्या, को एंजाइम्स कहते हैं, इसको नाम देते हैं को एंजाइम्स कहते हैं। एंजाइम्स एक्टिवेटर को कहते हैं को एंजाइम्स। देखो एंजाइम्स को एंजाइम्स जो होंगे ये इटसेल्फ एंजाइम्स नहीं होते, ये करते हैं क्या कि सिर्फ एंजाइम्स की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं और इसको लिए हम लोग कहते हैं क्या, को एंजाइम्स कहते हैं। जैसे मान लो कुछ मेटल आयन, जैसे मान लो कुछ मेटल आयंस ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए Na+ हो गया, Mn2+ हो गया, Cu2+ हो गया, कोबाल्ट 2+ हो गया। ये सारे जो मेटल आयन होते हैं ये क्या करते हैं कि इट इंक्रीजेस एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स by binding weak bond with enzymes। तो ये जो मेटल आयन है Na+, Mn2+, Cu2+, CO2+, ये जो मेटल आयन होते हैं ये एंजाइम्स की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं और ये इस तरह से बढ़ाते हैं कि ये मेटल आयन एंजाइम्स के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देते हैं, जिसके कारण इसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है और ये कहलाते हैं क्या, को एंजाइम्स कहलाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ये होता है, एक एंजाइम्स होता है जिसका नाम होता है एमाइलेज। ये क्या करते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ NaCl सॉल्यूशन, एमाइलेज एक एंजाइम्स होता है, इन प्रेजेंस ऑफ NaCl सॉल्यूशन इट्स एक्टिविटी इंक्रीजेस, इसकी एक्टिविटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। एमाइलेज अगर सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में अगर वर्क करता है तो ये क्या करेगा, इसकी इफिशियंसी बढ़ जाएगी। तो जो एंजाइम्स को इंक्रीज करता है, एंजाइम्स के एक्टिविटी को इंक्रीज करता है, उसको नाम देते हैं क्या, को एंजाइम्स कहते हैं। दूसरा तो कुछ ऐसे भी सब्सटेंस होंगे जो एंजाइम्स की क्रियाशीलता को घटा देते हैं, तो जो एंजाइम्स की क्रियाशीलता को घटाएंगे उसको नाम देंगे क्या, पॉइजन। तो पहले इसको नोट कर लीजिए।
जिस तरह से सब्सटेंस एंजाइम्स की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, उसी तरह से कुछ ऐसे भी सब्सटेंस होंगे जो एंजाइम्स की क्रियाशीलता को क्या कर दें, कम कर दें। अब जैसे मान लो एक ये भी कह सकते हो जो कम करेगा, तो ये कह सकते हो कि एंजाइम्स इनहिबिटर इसको नाम देते हो क्या, ये कहलाता है पॉइजन्स कहलाता है या जहर कहलाता है। तो ये करते हैं क्या कि प्रत्येक एंजाइम्स में जो एक्टिव फंक्शनल ग्रुप होते हैं, तो एक्टिव फंक्शनल ग्रुप जैसे मान लो NH2 ग्रुप हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो गया, अल्कोहल हो गया, थायोल हो गया, तो ये कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो एक्टिव फंक्शनल ग्रुप से क्या होता है, ये जुड़ जाते हैं। तो जब एक्टिव फंक्शनल ग्रुप से जुड़ जाएंगे तो एंजाइम सबस्ट्रेट पर वर्क नहीं कर पाएगा और इस तरह से इसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी और इसको नाम देते हैं क्या, पॉइजन। तो ये कह सकते हैं कि substance combines with active functional group of enzymes inhibits their activity such substance is called poisons। और इस सब्सटेंस को हम नाम देते हैं क्या, ये पॉइजन कहलाते हैं। ये एंजाइम्स के एक्टिविटी को कम करेंगे। तो ये एंजाइम्स के कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। एंजाइम्स के बारे में ये कहा जाता है कि एंजाइम्स को अगर सबस्ट्रेट नहीं मिले, तो ये अगर मान लीजिए सबस्ट्रेट नहीं मिले तो ये क्या करते हैं, बॉडी पार्ट पर ही वर्क कर देंगे। जैसे मान लो हम एंजाइम्स को वर्क करने के लिए हम क्या करते हैं, भोजन करते हैं, और ये शरीर के अंदर जो एंजाइम्स का सेक्रीशन होता है, ये भी सेक्रीशन के लिए कोई ऐसे या ये कहो कि कोई व्यवस्था नहीं होती। सिर्फ ये होता है कि सेम कंडीशन ये आउटो जो होंगे ये क्या होते हैं, ये रिस्पॉन्ड करते हैं कि ये खुद कंडीशन बनेगा कि इस एंजाइम्स का सेक्रीशन हो, और सेक्रीशन के बाद खुद ऐसे कंडीशंस बनेंगे कि एंजाइम्स का सेक्रीशन क्या हो, ये बंद हो जाए। तो अगर मान लो किसी भी तरह से हमको सबस्ट्रेट, ये मान लीजिए कोई डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रीट हुआ और उस समय उसको वर्क करने के लिए कोई सबस्ट्रेट नहीं मिले या ये कहो कि कोई भोज्य पदार्थ नहीं मिले, तो वो क्या करेगा, ये ऑर्गन को ही डाइजेस्ट कर देगा। क्योंकि ये जो ऑर्गन्स होते हैं ये भी एक तरह से हमारे फूड मटेरियल ही होते हैं, तो इन पे भी क्या करता है, ये वर्क कर देता है। तो ये होंगे एंजाइम्स की कुछ विशेषताएं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।